दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियोस लेकर आता हूँ, आप देखते हैं कि दोस्तों जो मैं समझाने का जो मेरा तरीका है शायद वो आपको अच्छा लगता है, तभी आप मेरे चैनल पर आते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यदि मैं उसको मैं समझता हूँ कि कई बार जो वीडियो है वो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे उसे समझ में आए। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो को देखें तो कृपया इसको आप पूरा देखें। आप यदि इसको ज़्यादा स्पीड पर देखते हैं या फिर आप इसको स्किप करके देखते हैं तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस उद्देश्य से आएँ कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो थोड़ा आपको समय देना होगा। आप समय दीजिए, आप थोड़ा इसको पूरा देखिए और साथ में ध्यान से देखिए, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश सर्वेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और सर्वेंट मतलब होता है नौकर। तो क्या अर्थ हुआ? द फूलिश सर्वेंट, मूर्ख नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मिस्टर वर्मा had a foolish servant named दीपक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव का वाक्य है। देखिए, पास्ट पजेसिव का क्या मतलब होता है? जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ थी, कोई वस्तु थी, या वो व्यक्ति किसी भी चीज़ का मालिक था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बना रहे हैं, मेरे पास एक घड़ी थी, राजू के पास मोबाइल था, उसके 2 बेटे थे। इस टाइप का कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये दर्शाएंगे कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इसे कहा जाएगा पास्ट पजेसिव का वाक्य। और ऐसे वाक्यों को जब आप बनाएंगे तब आपको हैड का इस्तेमाल करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें कि ये जो वाक्य होगा ये पास्ट पजेसिव में जब आप अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तब आपको हैड का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और साथ में जो भी वस्तु दी गई है, मतलब कि जो भी नाउन होगा उसे साथ में मेंशन करना है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? मिस्टर वर्मा हैड अ फूलिश सर्वेंट नेम्ड दीपक। दोस्तों, नेम्ड का मतलब होता है नाम का या फिर नामक, इसको हिंदी में नामक भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि मिस्टर वर्मा का एक दीपक नामक मूर्ख नौकर था। और दोस्तों, यदि आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट पजेसिव है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मिस्टर वर्मा के पास एक दीपक नामक मूर्ख नौकर था। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा, तो यदि हम इसको सही से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मिस्टर वर्मा का एक दीपक नामक मूर्ख नौकर था। चलिए आगे देखिए। वन डे मिस्टर वर्मा हैड टू गो टू अनदर सिटी। क्या मतलब हुआ? वन डे मिस्टर वर्मा हैड टू गो टू अनदर सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां किसी भी पास्ट की व्यवस्था को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता था, किसी भी तरह की व्यवस्था को या फिर नेसेसिटी को आप दर्शाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और ये भी अफर्मेटिव का है। जैसे, और ऐसे वाक्यों में हैड टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है।
तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे, एक दिन, मिस्टर वर्मा मतलब कि श्रीमान, मिस्टर मतलब श्रीमान, श्रीमान वर्मा को हैड टू गो, जाना था, टू अनदर सिटी, दूसरे शहर। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन श्रीमान वर्मा को दूसरे शहर जाना था। ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऑलरेडी आप इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोरीज़ आप सुनते हैं वो पास्ट में ही होती हैं, और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप चाहें तो इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, REACH, रीच का मतलब पहुँचना, और ये सेकेंड फॉर्म है रीच्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और ये किसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर वर्मा के बारे में। दीपक वॉज ऑल्सो विद हिम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब जो एक्शन वर्ब है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो यही रीज़न है कि कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं, तो इसको नो एक्शन सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। वैसे इसका जो सही नाम है वो है सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट। यदि वो पास्ट का है तो उसमें वॉज वर का यूज़ होगा, और यदि वो सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें इज एम आर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दीपक वॉज ऑल्सो विद हिम। ऑल्सो का मतलब होता है भी, दीपक भी उनके साथ था। Suddenly, Mr. Verma remembered that he had forgotten the ticket at home। क्या मतलब हुआ, सडनली मिस्टर वर्मा रिमेंबर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिमेंबर का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ का याद आना, और सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड। आप इसे नोट कर लीजिए। सडनली मतलब अचानक, सडनली मिस्टर वर्मा रिमेंबर्ड, अचानक श्रीमान वर्मा को याद आया दैट ही हैड फॉरगॉटन द टिकट एट होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाले वाक्य को मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि यदि मैं इसको नहीं करूँगा तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाएगी। सबसे पहले हम इस वाक्य के बारे में बात करते हैं। जो ऊपर जो वाक्य था ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य था, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी किया गया। उसके बाद का जो वाक्य है यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। तो आप लोगों में से जो लोग ग्रामर जानते हैं आप समझ गए होंगे ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। जैसे वह आया था, वह गया था, मैं उससे मिला था, आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, मतलब जो भी इस टाइप के वाक्य होंगे जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो गई थी, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हमें हैड का यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, थर्ड फॉर्म है फॉर गॉटन, FORGOTTEN। तो यदि हम इन अलग अलग वाक्यों के बारे में, वैसे तो ये पूरा एक ही वाक्य है लेकिन एक ही वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। तो जो पहला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और जो दूसरा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का है। दैट ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल चुके थे, द टिकट भूल चुके थे एट होम, घर पर। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर बताने वाली बात है या जो समझने वाली बात है वो ये है, शायद यदि आपने कल का वीडियो देखा हो तो वहाँ पर भी इस तरह के एक दो वाक्य थे जो मैंने बताया। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए आए इस वीडियो पर, तो मैं इसको दोबारा बताना चाहूँगा। दोस्तों जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें वाक्य पूरा एक हो और उसी एक वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएँ हो रही हों, और जो पहला जो वाक्य हो वो पास्ट इंडेफिनिट से हो और जो दूसरा वाक्य हो वो पास्ट परफेक्ट से हो, तो दोस्तों उसके अंदर ये होगा कि जो पहला वाला वाक्य है वो तो आप पास्ट से ही बनाएंगे, लेकिन यदि जब आप दूसरे वाले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, वैसे तो ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ आप देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब आप इसको हिंदी में किसी को बताएंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे
तब आप उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बताएंगे, तब आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताना होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जहाँ पर एक ही वाक्य में दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, तो यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का है, तो पहला वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से ही ट्रांसलेट करना है, लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसको हम पास्ट परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, और यदि अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से क्या मतलब निकला कि अचानक मिस्टर वर्मा को याद आया कि ही हैड फॉरगॉटन द टिकट एट होम, कि वह टिकट घर पर भूल चुके हैं। चलिए, और दोस्तों यदि मैं इसको वैसे ही ट्रांसलेट करता जैसा ये है, तो इसका मतलब क्या निकलता कि मिस्टर वर्मा को याद आया कि वो टिकट घर पर ही भूल चुके थे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसको सही करने के लिए ही यहाँ पर इस चीज़ को चेंज किया गया है। तो इसका मतलब सही जो मतलब निकला वो यही निकला कि अचानक मिस्टर वर्मा को याद आया कि वह टिकट दैट ही हैड फॉरगॉटन द टिकट एट होम, कि वह टिकट घर पर भूल चुके हैं। आगे देखिए, ही asked Deepak to go home and check whether he had kept the ticket in the almirah। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों देखिए यहाँ पर भी फिर दोबारा से यही चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो वाक्य है उसमें दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यदि दूसरा उसी वाक्य में दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट का होगा तो दूसरे वाले वाक्य को प्रेजेंट से बनाया जाएगा। चलिए, जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा इस बात को आप दोबारा से समझ जाएंगे। ही आस्क्ड दीपक टू गो होम। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आस्क मतलब होता है पूछना, और उसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, वर्ब के मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं। तो आस्क का एक और मतलब है जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं तब भी वहाँ पर आस्क का प्रयोग किया जाता है। तो आप में से शायद कुछ लोग इसको कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आस्क के कई मतलब हैं, तो यहाँ पर एक मतलब इसका पूछना भी होता है, और दूसरा मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं तो उसे भी आस्क कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड दीपक, उन्होंने दीपक को कहा, टू गो होम, घर जाने को कहा, एंड चेक, और देखने के लिए, वेदर। वेदर का दोस्तों मतलब होता है कि या और या तो नहीं, कि क्या ही हैड कैप्ट, कि क्या उन्होंने रखी हैं द टिकट रखी हैं इन द अलमीरा में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने दीपक को, ही आस्क्ड दीपक टू गो होम, उन्होंने दीपक को घर जाने को कहा, एंड चेक, और ये जांच करने को कहा, वेदर ही हैड कैप्ट द टिकट इन द अलमीरा, कि क्या उन्होंने टिकट को अलमीरा में मतलब कि अलमारी में रखा है। चलिए, तो इस बात का मतलब आपको दोस्तों कहानी भी समझ आएगी होगी। मैं सोचता हूँ कहानी भी आपको थोड़ा बता दूँ, वरना जो ग्रामर की वजह से शायद कई बार कहानी को समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो मिस्टर वर्मा थे उनका एक नौकर था दीपक नाम का, और जो मिस्टर वर्मा थे वो उन्हें कहीं जाना था दूसरे शहर, तो वो रेलवे स्टेशन गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो मिस्टर वर्मा को याद आया कि वो टिकट को घर पर ही भूल गए हैं। फिर उन्होंने अपने जो उनका नौकर था दीपक, उसको उन्होंने कहा कि वो घर जाए और इस बात की जांच करे, देखी कि क्या उन्होंने टिकट को घर अलमारी में रखा हुआ है। चलिए, तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि वो जाए और इस चीज़ को देखे। आगे देखिए, टाइम पास्ड बाय, पास मतलब गुजरना, टाइम पास्ड बाय जो समय था वो गुजर गया, बट दीपक डिड नॉट रिटर्न। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि यदि पास्ट इंडेफिनिट में आप अफर्मेटिव बनाएंगे तब आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, लेकिन यदि अफर्मेटिव के अलावा कोई और वाक्य आप बनाएंगे, मान लीजिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, तब आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होगा। क्या अर्थ हुआ? टाइम पास्ड बाय बट दीपक डिड नॉट रिटर्न, समय गुजर गया लेकिन दीपक नहीं लौटा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव वैन मिस्टर वर्मा सॉ दीपक रनिंग बैक टू हिम। क्या अर्थ हुआ? द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब का आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर वॉज अबाउट टू का यूज़ किया गया है। देखिए इसकी मैं चाहूँगा आप एक बार नोट भी अपने पास यदि आप
कॉपी रजिस्टर लेके बैठे तो बना लें। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे आता है, तब आपको वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि वह आने वाला था, हम जाने वाले थे, मैं उससे मिलने वाला था, वे लोग दौड़ने वाले थे, वह कल यहाँ आने वाला था। तो कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी होगा, तब आपको क्या करना है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको वॉज अबाउट टू लगाना है। और यदि आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, तब आपको वर अबाउट टू लगाना है। और वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो जैसा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, ये इस पूरे वाक्य का ये पूरा कंप्लीट वाक्य है, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। इस पूरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो ट्रेन है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया, साथ में अबाउट टू। तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, द ट्रेन वॉज अबाउट टू। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, LEAVE, लीव के कई सारे मतलब होते हैं। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छूटना, रवाना होना। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। ट्रेन छूटने वाली थी, या कह सकते हैं ट्रेन रवाना होने वाली थी। वैन, जब मिस्टर वर्मा सॉ दीपक रनिंग बैक टू हिम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। जब मिस्टर वर्मा ने, श्रीमान वर्मा ने सॉ देखा दीपक रनिंग बैक टू हिम, जो दीपक है उनके पास दौड़कर उनके पास वापस आ रहा है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव वैन मिस्टर वर्मा सॉ दीपक रनिंग बैक टू हिम। ट्रेन छूटने वाली थी जब मिस्टर वर्मा ने देखा दीपक उनके पास दौड़कर वापस आ रहा है। आगे देखिए, When he asked him about the ticket, Deepak replied that the ticket was indeed in the अलमीरा। क्या अर्थ हुआ, when he asked him about the ticket। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। when का मतलब होता है कब या फिर जब। और जानने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब ये एक प्रश्नवाचक शब्द भी है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक यूज़ करता हूँ एक वाक्य में, जैसे मान लीजिए वाक्य है आप वहाँ कब जाओगे, तो ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर भी प्रयोग किया जाएगा, when will you go there। और उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है, और जिसका मतलब हो गया यहाँ पर जब। When मिस्टर वर्मा asked him, जब मिस्टर वर्मा ने, श्रीमान वर्मा ने उससे पूछा या कह सकते हैं कहा, टू गिव द टिकट, जब श्रीमान वर्मा ने उसे टिकट देने को कहा। और जैसा मैंने आपको बताया आस्क मतलब पूछना या फिर कहना, तो क्या अर्थ हुआ कि जब मिस्टर श्रीमान वर्मा ने उसे टिकट देने को कहा, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड हो रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू आस्क्ड मी टू चेक वेदर द टिकट सॉरी दोस्तों यहाँ से छूट गया, मैं सोचता हूँ उसको दोबारा से ट्रांसलेट कर लेते हैं। When he asked him about the ticket, जब उन्होंने उससे, ही मतलब उससे, जब उन्होंने उससे टिकट के बारे में पूछा। यहाँ तक दोस्तों मैंने बता दिया था, अब मैं इसको यहाँ से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। When he asked him about the ticket, जब उन्होंने, और ये जो ही किसके लिए आ रहा है वो मिस्टर वर्मा के लिए आ रहा है। When he asked him about the ticket, जब उन्होंने उससे टिकट के बारे में पूछा, दीपक रिप्लाइड, दीपक ने जवाब दिया, दैट की द टिकट वॉज इंडीड इन द अलमीरा। दोस्तों इंडीड को आप नोट कर लीजिए, INDEED। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, जो कि एक एडजेक्टिव है। और यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वैन ही आस्क्ड हिम अबाउट द टिकट, जब उन्होंने उससे टिकट के बारे में पूछा, दीपक रिप्लाइड, दीपक ने जवाब दिया, दैट द टिकट वॉज इंडीड इन द अलमीरा, कि जो टिकट है वो सच में या कहते हैं वास्तव में अलमारी के अंदर है। इन मतलब अंदर, अलमारी के अंदर है। और दोस्तों जैसा यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि दूसरा वाला वाक्य पास्ट का होता है तो उसको प्रेजेंट में बनाया जाता है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी था। देखिए जो इसमें जो पहला वाला वाक्य था वो पास्ट इंडेफिनिट का था, लेकिन जो दूसरा था वो पास्ट से ही था। लेकिन जब हमने उस दूसरे वाले को ट्रांसलेट किया तो उसको पास्ट से नहीं बनाया, उसको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया। चलिए आगे देखिए,
तो इस बात को समझ ही गए होंगे। जब मिस्टर वर्मा ने मतलब श्रीमान वर्मा ने उससे टिकट के बारे में पूछा तो दीपक ने क्या जवाब दिया कि द टिकट वॉज इंडीड इन द अलमीरा, कि जो टिकट है वो सचमुच अलमारी में है। व्हेन मिस्टर वर्मा आस्क्ड हिम टू गिव द टिकट, जब श्रीमान वर्मा ने उसे टिकट देने को कहा, गिव मतलब देना, जब उसे टिकट देने को कहा, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू आस्क्ड मी टू चेक वेदर द टिकट वॉज इन द अलमीरा बट यू नेवर आस्क्ड मी टू ब्रिंग इट हेयर। तो उसने क्या जवाब दिया, ही रिप्लाइड कि यू आस्क्ड मी टू चेक, कि आपने मुझे कहा था टू चेक देखने के लिए, वेदर द टिकट वॉज इन द अलमीरा, कि क्या जो टिकट है वो अलमारी में है, बट यू नेवर आस्क्ड मी टू ब्रिंग इट हेयर, लेकिन कभी भी तुम मतलब आपने मुझे कभी भी उसे यहाँ लाने को नहीं कहा। ब्रिंग मतलब लाना। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो इनका सर्वेंट था शायद वो अच्छे से उस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि मूर्ख था, और उसने जवाब दिया मिस्टर वर्मा को कि आपने मुझे ये चेक करने के लिए कहा था कि वो अलमारी में है या नहीं, लेकिन आपने मुझे कभी भी उसे लाने को नहीं बोला, ऐसा उसने जवाब दिया। आगे देखिए, मिस्टर वर्मा हेल्ड हिज हेड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है हेल्ड। हिज मतलब अपना, मिस्टर वर्मा हेल्ड हिज हेड, मिस्टर वर्मा ने मतलब श्रीमान वर्मा ने अपना सर पकड़ लिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक एक वर्ड को समझा सकूं या जितना भी पॉसिबल हो ग्रामर के को इस वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी आप मेरे वीडियोस देख चुके हैं, तो जो भी आपने से पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी अनुभव हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस अब रहा हो आज के इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका जो फीडबैक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका फीडबैक नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो किस तरह के हैं और किस तरह के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं। सो गाइज, इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, you have come on my channel for the first time and you are watching it, then it's my humble request, do share your valuable feedback and please share your true experience of watching this video in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.